आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, थोड़ा सा रिसेशन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो रिसेशन आज का हॉट टॉपिक है। सब कह रहे हैं रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, आगे हमारे पे कैसे फर्क पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन से, फिर हमें ये बताएंगे कि ये हमारी ऑर्डिनरी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लेशन होता है प्राइजेस का बढ़ना और डिफ्लेशन होता है प्राइजेस का घटना। इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होता है, हमें नुकसान होता है। पहले हम 10 रुपए में कोई चीज खरीद सकते थे, बट अब वही चीज हमें 12 रुपए की मिल रही है। और डिफ्लेशन होता है कि हमने कल 10 की चीज खरीदी थी और वही सेम चीज हमें 8 में मिल रही है। इन्फ्लेशन होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, मोस्टली इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, बट कई बार यूरोप और जापान जैसी इकोनॉमीज में डिफ्लेशन भी होता है क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टैग्नेंट हो रही है। ओल्ड पॉपुलेशन है, जहां भी ओल्ड पॉपुलेशन होती है वहां पे ग्रोथ स्टैग्नेंट होती ही है। इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिसेशन के साथ। जब भी इन्फ्लेशन होता है फ्यूचर में रिसेशन के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ग्रोथ रुकने लग जाती है। ग्रोथ क्यों रुकने लग जाती है? चीजें महंगी होने लग जाती हैं, उससे ग्रोथ रुकने लग जाती है। और जब ग्रोथ रुकने लग जाती है तो हमारे में जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होता है तो उसको हम रिसेशन कहते हैं। रिसेशन इज अ बैड टाइम। रिसेशन एक होता है ग्रोथ का टाइम और एक होता है रिसेशन का टाइम। ग्रोथ का टाइम हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगी स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट्स कितनी ओवर वैल्यूड है। बट जो फॉरेन की मार्केट्स हैं, यूएस, यूरोप, उनमें काफी करेक्शन देखा गया। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इंडियन रुपी को क्या फर्क पड़ा इन्फ्लेशन से। इंडियन रुपी ऑलमोस्ट 9.8% से डेप्रिशिएट हुआ है। जब भी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्टर्स का बहुत मजे होने वाले हैं, बट इंपोर्टर्स को ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। डेप्रिसिएशन जो होता है एक्सपोर्टर्स के मजे होते हैं और डेप्रिसिएशन से इंपोर्टर्स का नुकसान होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को ज्यादा डॉलर मिलते हैं और डिप्रिसिएशन से क्या होता है, इंपोर्टर्स को ज्यादा डॉलर्स देने पड़ते हैं क्योंकि ट्रेड के टर्म्स होते हैं कि हम आपको 30, 40, 50 दिन बाद एक पेमेंट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि रेट हाइक, यूएस सेंट्रल बैंक के रेट हाइक्स पूरे वर्ल्ड को हिला देते हैं क्योंकि जब वो रेट इंक्रीज करते हैं तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, वो लिक्विडिटी डेवलप्ड इकोनॉमीज पे चले जाती है जैसे यूएस और यूरोप, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो पैसा सारा फ्लो होने लग जाता है इंडिया से डेवलप्ड इकोनॉमीज में। पर जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छे इंटरेस्ट लेने के लिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में पैसा लगाते हैं क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा होते हैं बट रिस्क फैक्टर भी होता है, तो उससे रिस्क फैक्टर को हटाया जाता है हेजिंग से। इंडियन रुपी जो है ना अंडर वैल्यूड है और अपने पीयर्स से कंपेयर, कभी भी आप एक करेंसी को कंपेयर करते हो तो आप उसकी करेंसी जो है उसके पीयर्स करेंसीज में, जैसे रशियन रूबल हो गया, इंडोनेशियन रुपया हो गया, तो हम इंडियन करेंसी को ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी से कंपेयर करते हैं और ये देखा गया है कि जो हमारी करेंसी है वो काफी अंडर वैल्यूड है। और ये भी देखा गया है कि रुपी एप्रिशिएट हो सकता है। एप्रिशिएट से क्या होगा, इंपोर्टर्स का फायदा होगा क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। बट अभी ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है क्योंकि जब सेंट्रल बैंक यूएस का थोड़ा अपने इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम बढ़ाता है तो करेंसी एप्रिशिएट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली हमारी करेंसी के, और डेप्रिशिएट के कम हो जाते हैं। और अभी क्या है कि 10 ईयर जो बॉन्ड है इंडिया का वो 7 तक ड्रॉप हो सकता है। और जो हमारे डोमेस्टिक सोवरेन बॉन्ड है वो होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है जब भी यूएस की जो यील्ड्स है वो डिक्रीज होती है। तो इनके यील्ड्स का और यूएस की यील्ड्स का और हमारी हमारी जो बॉन्ड मार्केट में डिमांड है उसका काफी कोरिलेशन है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो सेंट्रल बैंक था यूएस का वो काफी एग्रेसिव था, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था। अब बट उन्होंने कुछ टाइम पहले ही 10 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स कम करे हैं।
जो कि हमारी जैसी इकोनॉमीज के लिए अच्छा है। क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, ग्रोथ खराब होती है। और अभी सेंट्रल बैंक का फोकस है कि ग्रोथ इतनी ज्यादा डिक्लाइन ना करे, क्योंकि ग्रोथ डिक्लाइन होना भी एक सेंट्रल बैंक के लिए बहुत टफ होता है। तो सीपीआई हमारा नवंबर में 7.1% का था, जो कि काफी ज्यादा है। ये बात मैं कर रहा हूँ यूएस सीपीआई की। तो 7.1% यूएस में सीपीआई होना मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है सीपीआई का, क्योंकि वहां के टारगेट्स होते हैं 2-3% के। जब भी 2-3% से ज्यादा टारगेट क्रॉस करता है सीपीआई का, तो सेंट्रल बैंक जो अपनी बैलेंस शीट्स हैं उनको श्रिंक करने की कोशिश करती है। पिछले अगर आप कंपेयर करते हैं 2022 में, तो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 3.75% से भी ज्यादा बढ़े हैं, जो कि काफी नेगेटिव है हमारी जैसी इकोनॉमी से। क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी है, चाहे बॉन्ड मार्केट में हो चाहे लिक्विड मार्केट्स में हो, वो श्रिंक होती है। और जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं यूएस में, हमारी जो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड में लिक्विडिटी वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी फॉरेन बायर्स से भी आती है। एक रेशियो सेट करी हुई है आरबीआई ने कि एक एफआईआई हमारे स्टॉक में इतना इन्वेस्ट कर सकता है और बॉन्ड मार्केट में इतना ट्रेड कर सकता है। क्योंकि अगर एक लिमिट नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी हमारी स्टॉक मार्केट्स की और बॉन्ड मार्केट की। तो अब है कि 50 बेसिस पॉइंट से यूएस अपना जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ा सकता है। बट मेरे हिसाब से अब थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 3.75 बेसिस से इंटरेस्ट रेट बढ़ा चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ज्यादा था। इंडिया में 4-5% इंटरेस्ट रेट ओके होता है सेंट्रल बैंक के लिए, बट यूएस में 2-3% इज बेरेबल। बट जब वो 7% हो जाता है तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उसमें काफी ज्यादा उनको श्रिंक करनी पड़ती है। अब बात करेंगे कोरिलेशन बॉन्ड प्राइसेस की और यील्ड्स की। ये जो रिलेशन होता है ये इनवर्स होता है। बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। तो एक चीज बढ़ती है और एक चीज घटती है। इनवर्स कोरिलेशन का मतलब ये होता है, अगर 1 बेसिस पॉइंट से भी यूएस की जो यील्ड है वो कम होती है, तो जो हमारे प्राइस है हमारे बॉन्ड्स का वो 7 पैसे से कम हो जाता है। ये एक डेफिनेट फिगर तो नहीं है, बट एक एस्टिमेशन है। तो 10 ईयर यील्ड डिक्लाइन हुई है 5 बेसिस पॉइंट से, जो कि अभी 7.22% पे है। तो ये बात हो रही है इंडियन मार्केट्स की। अब वेडनेसडे को ही जो रुपी है वो 0.34 पैसे से गिरा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसीज के हिसाब से हमारे रुपी की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में भी फर्क पड़ता है। तो जो हमारे रुपी की वैल्यू है वो 0.34 से गिरी है, एंड दिस वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड। अभी भी काफी स्पेस है कि बॉन्ड यील्ड्स फ्यूचर में डिक्लाइन हो सकती हैं। अब बात करते हैं ये सब कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करेंगे। इससे क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। और फ्यूचर में जब ग्रोथ कम हो जाती है तो लोग सेव ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फ्यूचर में जॉब चली जाएगी तो हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। और इससे क्या है कि जो आईटी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं, पेट्रोल भी गिर रहा है, और पेट्रोल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स का जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। जब भी पेट्रोल के प्राइसेस घटते हैं तो एशियन पेंट्स को हमेशा जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो उसमें डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे फर्क पड़ता है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जब भी बोरिंग कॉस्ट कंपनीज की बढ़ जाती है तो लोग डिमांड करना बंद कर जाते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट कम हो जाता है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनीज हायर करना कम कर देती हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम ये बोलेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। ये सब कुछ तो हो रहा है, बट हमारे से ये कैसे रिलेटेड है। हमें जो अपने स्टॉक की पोजीशन है वो ट्रिम करनी चाहिए और बॉन्ड्स की तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मार्केट्स में स्टॉक्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बॉन्ड्स ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट ये भी देखा गया है कि स्टॉक मार्केट जो इंडिया की वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, बट
रेट हाइक्स से स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन देखा गया। अब रिसेशन आने वाला है, तो हमें जो अपने एक्सपेंसेस हैं वो कम करने पड़ेंगे और लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे लिक्विडिटी बढ़ सकती है? हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, हम एफडीज में इन्वेस्ट करें। तो ये तरीका है कि हम कैसे रिसेशन से बच सकते हैं।